हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जामपुर। आई होप यू आर डूइंग वेल। सो मॉर्निंग के 6 बज चुके हैं और आज डेली के बेसिस पे आज जैसे कि आपको मालूम है कि 6 बजे आपसे मिलते हैं, जहां हम लोग पीआईबी के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स और सांसद टीवी के जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स होते हैं वो हम बात करते हैं। और हमेशा की तरह आज भी मेरे पास कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और ये टॉपिक्स आपके यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए प्लस मेंस की हम बात करें, इवन की इंटरव्यू की भी हम बात करें, तो यहाँ पर आपको चीज़ें नॉलेज कंटेंट और एक जो लॉजिकल जो थिंकिंग्स की बात करते हैं वो भी चीज़ें आपको साथ में जानने को मिलती है। कंटेंट प्लस आपको लॉजिकल जो थिंकिंग्स होती है इसके रिगार्डिंग। तो आप सभी से पहले रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग पहले ज्वाइन कर लीजिए सेशन को। और आप सभी को सबसे पहले हम कुछ कहना चाहते हैं। आप बोलेंगे सर क्या कहना चाह रहे हैं? आप सभी को कहना चाहते हैं कि थैंक यू सो मच कि आपने ये जो सेशन है ना पीआईबी का, आपने भी रिक्वेस्ट की और आपने सपोर्ट भी की, बहुत सपोर्ट की। और शुरुआत का वो सेशन और आज का वो सेशन थोड़ा इम्प्रूवमेंट आप लोग और सपोर्ट आप लोग दिए, और ये सपोर्ट हम चाहते हैं कि और भी आप लोग बढ़ाइए, ठीक है? ताकि इस सेशन में हम चाहते हैं कि सेंचुरी जो है ना वो डेली लगनी चाहिए, ठीक है? तो अभी हाफ सेंचुरी भी अभी नहीं पहुंच रही है, तो आई होप कि हाफ सेंचुरी से प्लस हम लोग पहुंचेंगे और 100 ही पहुंचेंगे, फुल सेंचुरी पहुंचेंगे और डेली पहुंचेंगे, ठीक है? और इसके आगे भी हम लोग बढ़ते चलेंगे। तो ये आप ही लोग का सपोर्ट है, आपका सपोर्ट है, आपका बोल सकते प्यार है, जो हमें और मोटिवेट करता है कि अच्छे कंटेंट और रेलिवेंट कंटेंट हम लेके आए, आपके लिए और मेहनत करें हम, ठीक है? और आपको जिससे मालूम है कि मेहनत कर भी रहे हैं आपके लिए, और भी जो भी चीज़ें हो सकती है आपके लिए वो हम करने की कोशिश करेंगे, ठीक है? ताकि आपकी जो प्रिपरेशन है फुल फ्लेज तरीके से हो सके, और आप जो प्रीलिम्स की जो तैयारी कर रहे हैं या मेंस की तैयारी कर रहे हैं, दोनों की हम बात कर रहे हैं, इसके रिगार्डिंग जो भी आपके यूपीएससी के रेलेवेंट कंटेंट, कुछ लोगों ने हमें ये भी कहा कि सर कंटेंट सही है, ठीक है, यूपीएससी लेवल कंटेंट है। थैंक यू सो मच पहले सभी लोगों के लिए जितना जो सपोर्ट आपने किया है। और कोशिश करेंगे कि आगे भी कि कंटेंट के मामले में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं, और बिल्कुल हम लोग टू द पॉइंट चलेंगे कि हमें जो यूपीएससी जो कंटेंट वो आपसे डिमांड जो करता है, यूपीएससी जो आपसे चाहता है, इसके रिगार्डिंग आपको हम कंटेंट प्रोवाइड करते रहें, हमेशा करते रहें, है ना? जब तक आपका एग्जाम ना निकले, उसके बाद आप खुद समझदार हो जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का सबसे पहला जो टॉपिक है, ये पहला टॉपिक आपका चुनावी चुनावी बॉन्ड के बारे में, ठीक है? यानी कि इलेक्ट्रल बॉन्ड के बारे में क्या है कॉन्टेक्स्ट, क्यों खबरों में, ये हम बात करते हैं और बिल्कुल एक सिंपल आसान शब्दों में समझते हुए चलेंगे, ठीक है? चलिए तो फिर स्टार्ट करें आज का सेशन। क्या है मुद्दा? मुद्दा जाने से पहले आप ये जानिए कि ये जो चुनावी बॉन्ड है, ठीक है, इसमें अभी रिसेंटली संशोधन करने की बात की जा रही है। क्या संशोधन है ये भी हम बात करेंगे, लेकिन पहली बात ये है कि ये जीएस पेपर 2 में ये आपका कवर होने वाला है। जीएस पेपर 2 यानी कि अगर हम बोले इसको कुछ मेजरली डिवाइड करें जीएस पेपर 2 को टॉपिक वाइज में, तो आपका इसमें पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन ये आपका पहला पोर्शन हो गया, गवर्नेंस हो गया, फिर आपका इसमें आईआर का पोर्शन हो गया, सोशल जस्टिस का पोर्शन हो गया। 4 पार्ट में हम लोग जीएस पेपर 2 को डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है? तो ये पर्टिकुलरली जीएस पेपर 2 में किसके पार्ट है? तो ये आपका पेपर 2 में पॉलिटी यानी कि राज्य व्यवस्था और आपके संविधान, इसका ये हिस्सा है, ठीक है? चलिए खबरों में क्यों है। कुछ राज्यों में चुनाव से कुछ हफ्ते पहले केंद्र सरकार ने चुनावी बॉन्ड योजना में संशोधन किया है, ठीक है? ऐसे पहले नहीं, बाद में बोलना चाहिए, ठीक है? तो क्या संशोधन हुआ है ये हम बात करेंगे, और संशोधन किस किस फील्ड में हुआ है इसके बारे में बात करेंगे। तो क्या आपको लग रहा है कि ये स्टार्ट करने से पहले आपको ये आइडिया होना चाहिए कि सर ये तो बता दीजिए पहले कि चुनावी बॉन्ड है क्या? अगर चुनावी बॉन्ड को समझना है तो आप पहले आप ये समझिए बॉन्ड क्या होते हैं, है ना? बॉन्ड क्या होते हैं? तो बॉन्ड को जानने के लिए आप थोड़ा सा एग्जाम्पल समझिए, ठीक है? एग्जाम्पल समझिए कि सपोज कीजिए कि अगर हमें चाहिए 100 रुपये, एग्जाम्पल लेते हैं 100 रुपये, और 100 रुपये चाहिए हमें, तो हमने क्या किया, मुकेश को पकड़ा, ठीक है? या फिर हमें क्लास में से राज सुन कर आते हैं, ठीक है? आ, बहुत सारे ऐसे लोग भी आते हैं, नाम तो हमें याद नहीं है, ठीक है? नाम बिल्कुल देखते हैं, लेकिन कुछ दिन नाम याद हो जाएगा सबका नाम, ठीक है? एक दिव्या है मिश्रा करके, निक्की है, ठीक है? निक्की के कमेंट भी हमने पढ़ा है, ठीक है? तो थोड़ा कमेंट पे थोड़ा सा आप थोड़ा डिसिप्लिन लाएंगे, उम्मीद करते हैं। और अगर हमने सपोज कीजिए हमने मुकेश से हमने कुछ पैसे लिए, 100 रुपये पैसे लिए। अब मुकेश को ना डाउट है मेरे ऊपर कि यार सर ना देंगे नहीं, सर ये पैसे देंगे नहीं। तो आप ये काम करेंगे, मुकेश ये काम करेंगे, सर से लिखवा लेते हैं, क्योंकि मुकेश को मेरे ऊपर डाउट है ना? मुकेश ने क्या किया, एक वाइट पेपर में एक बॉन्ड लिखवा लिया हमसे। बॉन्ड
मतलब कुछ चीज़ें लिखवा ली कि यस अगर आप नहीं देते हो तो इसके बदले आपकी समथिंग कुछ एक साइकिल है, ठीक है, या बाइक है, वो ले लिया जाएगा। तो इसे बॉन्ड में कुछ लिख लिया गया, या बॉन्ड में ये लिखा गया कि आप इसको इस डेट को इस टाइम में आप देंगे, और आपसे 100 रुपया लिया गया है तो उसको आप इस डेट में आप देने वाले हैं, ऐसे कुछ लिखवा लिया पूरा लंबा चौड़ा। अब ये जो व्हाइट पेपर जो लिखवाया गया, इस व्हाइट पेपर में जो लिखने की जो चीज़ें हैं पूरी करने के बाद में इस व्हाइट पेपर को बोल देंगे ये बॉन्ड है आपके लिए, वही बॉन्ड है आपके लिए। यानी बॉन्ड कुछ इस तरीके से है कि मतलब उस चीज़ को हम लोग अगर उसका कुछ फाइनेंशियल कुछ वैल्यू हो सकता है ना, मान के चल सकते हैं, क्योंकि उस वाइट पेपर का वैल्यू क्या है कि वो वाइट पेपर ये दिखा रहा है कि 100 रुपये का ये वैल्यू है, जितने रुपीज़ का आपने लोन लिया है, फिर कुछ भी आपने लिया है, ठीक है, और उस पेपर में वो मेंशन है। तो उस पेपर का वैल्यू कितना है, जितना आपने लोन लिया है, ये हम कह सकते हैं। हाँ, तो बॉन्ड का वैल्यू भी इसी तरीके से। तो यहाँ पर क्या इलेक्टोरल बॉन्ड है, यानी कि चुनावी बॉन्ड यहाँ पर है। अब चुनावी बॉन्ड यहाँ पर है तो आप राइटली इसको लिंक कर पा रहे होंगे, कहीं ना कहीं ये आपके इलेक्शन से लिंक है। अब चुनाव से लिंक है तो किस तरीके से, इसको थोड़ा समझ लेते हैं, फिर हम लोग आगे चलेंगे, ठीक है, क्योंकि मेन मुद्दा ये है। इलेक्शन में आपको मालूम होना चाहिए पॉलिटिकल पार्टीज को भी फंड मिलते हैं। अब ये फंड कौन देगा, बड़े बड़े कॉर्पोरेट सेक्टर हो गए, ठीक है, बिजनेसमैन हो गए, ठीक है, बड़ी बड़ी कंपनियां हो गई, ठीक है, ये लोग पॉलिटिकल पार्टीज को लोन देते हैं। और ये जो लोन देते हैं इसमें कोई पारदर्शिता इसमें होती नहीं है, और इसी पारदर्शिता को लाने के लिए यहाँ पर सरकार ने इलेक्ट्रल बॉन्ड को लाया था, ठीक है। अब ये लाने के बाद में हुआ क्या इस चीज में कि इलेक्ट्रल बॉन्ड बेसिकली ये फोकस करेगा कि अगर आपको कुछ पैसे चाहिए, किसी पॉलिटिकल पार्टीज को कुछ पैसे चाहिए, फंड चाहिए, तो एक बैंक जो है ना वो इलेक्ट्रल बॉन्ड इशू करेगा, जारी करेगा। और ये जो बॉन्ड है जिसे पॉलिटिकल पार्टीज को पैसे देने हैं, है ना, उसे देने के लिए आप पहले क्या करो, उस बॉन्ड को बैंक से खरीद लो, और उस बॉन्ड का जो कुछ वैल्यू होगा, उसकी कुछ कीमत होगी। और क्या कीमत होगी, सबका अलग अलग, ठीक है। ये स्टार्ट आपका अभी बात करेंगे 1000 से स्टार्ट है, 10,000 आपके इस तरीके से स्टार्ट है, 1 लाख भी है, तो ये स्टार्ट होगा। यानी कि सपोज कीजिए कि हमें हम एक बिजनेसमैन है ना, और हमें देने हैं बीजेपी को, हमें कुछ फंडिंग, एग्जाम्पल लेते हैं कांग्रेस को देने फंडिंग। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पर बैंक जाएंगे और बैंक से इलेक्ट्रल बॉन्ड को खरीदेंगे। तो जब हम उससे खरीदेंगे ना, तो हमें वो क्या करेगा, हमें वो एक वाइट पेपर दे देगा, एक हमें वो स्लिप देगा, रसीद देगा, कूपन बोल सकते हैं, ठीक है। और वो तभी देगा जब उसको हम उतना प्राइस दिए होंगे। यानी अगर हमें चाहिए कि हमें 1,000 के हमें आप दे दो 100 दे दो बॉन्ड 1,000 के, तो हमें 1 लाख रुपए देने पड़ेंगे। तो 1 लाख जब हम देंगे उसे, तो हमें वो देगा क्या, बॉन्ड, 1,000 के 100 बॉन्ड। अब उस 100 बॉन्ड को हम क्या करेंगे, कुछ दे दिए बीजेपी को, कुछ दे दिए कांग्रेस को। वैसे ऐसा होता नहीं है, कोई पॉलिटिकल पार्टी देखी दिया, लेकिन एग्जाम्पल ले रहे क्योंकि समझाने के लिए। तो हमने क्या किया, पॉलिटिकल पार्टीज में एक दे दिया हमने बीजेपी को, कुछ 50% कांग्रेस को। और ये देने के बाद में अब पॉलिटिकल पार्टीज क्या करेगी कि उसी बॉन्ड को लेके जाएगी बैंक में, और उसको जाके फिर उसको जो करेंसी उसको कन्वर्ट करवा लेगी। मतलब घुमा फिरा के ये क्या हो रहा है कि एक बिजनेसमैन एक पॉलिटिकल पार्टीज को पैसे दे रहा है, लेकिन बैंक के जरिए दे रहा है। पहले क्या था, पहले आप ए हो, ठीक है, आप बी को आप पैसे दे रहे हो, ठीक हो, आप बी को पैसे आपको देना है, तो अब बी को आप क्या किया, आप डायरेक्ट इसको पैसे आप दे दिए। लेकिन अब यहां पर सेकंड में क्या रहा है, आप भी वही हो, आपके पैसे भी वही है, लेकिन आप अब देने वाले कैसे, तो यहां पर एक आ गया सी पोर्शन, ठीक है। सी कौन है, ये बैंक है, ठीक है। अब इस बीच में सी आ गया, ठीक है, और इसके जरिए ये इसको प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। तो ये थर्ड पार्टी बीच में आ गया, थर्ड पार्टी के जरिए ये प्रोवाइड किए जा रहे हैं। ये हो गया इलेक्ट्रल बॉन्ड। आई होप कि ये पॉइंट समझ में आ गया हो। आगे बढ़ते हैं, क्या है मुद्दा ये है कि इसमें एक बोला गया है कि मनी इंस्ट्रूमेंट्स, इलेक्ट्रल बॉन्ड को आप इसको परिभाषित करेंगे तो ये एक मनी इंस्ट्रूमेंट है। इंस्ट्रूमेंट हम जो बोलते हैं, यानी कि आपको लगता है ये कुछ सामान है, कुछ टूल होगा, है, लेकिन यहाँ एक टर्म और भी पहले जुड़ चुका है, क्या, मनी इंस्ट्रूमेंट, है ना, यानी कुछ मनी से जुड़ा कुछ इंस्ट्रूमेंट है। ये पेपर जो होता है ना, वो उसको इंस्ट्रूमेंट बोला जा रहा है। और वो जो इंस्ट्रूमेंट है, आप उस इंस्ट्रूमेंट के जरिए आपको पैसे मिल जाते हैं। ये 2018 में जब ये स्टार्ट हुआ ना, 2018 में,
तो स्टार्ट होने के टाइम में आपको मालूम है कि जब भी कुछ स्टार्ट होता है, शुरुआत होती है किसी चीज़ की, तो कहीं ना कहीं आपको ये भी मालूम होता है कि इसके क्रिटिसाइज करने वाले बहुत लोग होंगे, है ना। इवन कि आपने बहुत सारी चीज़ें, एलपीजी रिफॉर्म जब हुआ था ना, तो उस टाइम के जो विरोधी पार्टी थे, ऑपोजिशन पार्टी, वो लोग भी विरोध किया, यार एलपीजी लेके आ रहा है यार, ये तो सत्यानाश कर देगा ऐसे वैसे, ठीक है। लेकिन क्या हुआ, अच्छा हुआ, है ना। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। आपने देखा अग्निवीर के बारे में, अग्निवीर के रिगार्डिंग एक आर्टिकल भी है। तो जब भी रिफॉर्म्स होता है ना, जब भी कुछ बदलाव होता है ना, तो बदलाव में बदलाव होगा, लेकिन उस बदलाव में अगर आपकी निंदा नहीं होगी, अगर आपका क्रिटिसाइज नहीं किया जाएगा, तो बदलाव बदलाव नहीं होता है। तो कुछ लोग बदलाव करने से डरते हैं, कुछ लोग बोलते हैं यार जैसे है ना वैसे ही सही है, बदलाव से हमें कोई मतलब नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर हमें बेटरमेंट चाहिए, हमें और भी अच्छी चीज़ें चाहिए, या अपने आप को और भी इम्प्रूव करना है, अपने ऊपर और भी काम करना है, तो इसके लिए आपको थोड़ा रिस्क रिस्क के साथ में थोड़ा अपने आप को चेंज, बदलाव, रिफॉर्म्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये स्टार्ट हो गया। अब ये एक टर्म यहाँ लिखा गया, क्या, कैशलेस डिजिटल अर्थव्यवस्था, कैशलेस डिजिटल इकोनॉमी बोल सकते हैं। अब यहाँ पे जो टर्म लिखा गया ना, जो इलेक्ट्रल बॉन्ड है, इसका बेसिकली मेन पर्पस क्या था, मेन उद्देश्य क्या था, कि ये कैशलेस जो डिजिटल इकोनॉमी है इसको प्रमोट करेगा, इसको प्रोत्साहित करेगा। किसको, तो कैशलेस आपके डिजिटल इकोनॉमी को, इसलिए स्टार्ट किया गया। मतलब ये हम बात करें इलेक्ट्रॉन बॉन्ड के बारे में बेसिक, अभी शुरुआत में, ठीक है। अभी नीचे जैसे आएंगे तो हम लोग थोड़ा थोड़ा करते करते, शुरुआत में जब बात करते हैं कुछ टॉपिक के बारे में, तो आप हमेशा याद रखना कि हमें ये बिल्कुल एक प्रीलिम्स के पॉइंट्स ऑफ व्यू से आपको कुछ कंटेंट मिल रहा है, लेकिन जैसे हम उस टॉपिक के बारे में थोड़ा कुछ टाइम निकाल लिए, तो फिर आपका मेंस ओरिएंटेड चीज़ें आपको फिर आपका लास्ट में आता है, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ बदलाव किए गए, क्या हमने देखा ना, संशोधन। तो यहाँ पर जो संशोधन किए गए हैं, ये संशोधन जो है ना, पहली बात किसमें किया गया, तो अवधि में, यानी कि यहां पर जो टाइम पीरियड था उसको बढ़ा दिया गया। कितना, तो 15 दिन। आप बोले सर ये 15 दिन क्या है, 15 हमें समझ नहीं आया, ठीक है। देखिए, जब भी आपको अगर मालूम होना चाहिए, इलेक्ट्रल बॉन्ड इशू करने का टाइम 4 मंथ का होता है, अप्रैल हो गया, जुलाई हो गया, अक्टूबर हो गया, अगस्त हो गया। तो इस टाइम में ये आपका 4 मंथ का गैप, 4 मंथ का ही होता है, और उस 4 मंथ में आपको 10वें दिन तक इलेक्ट्रल बॉन्ड अगर आपको किसी पार्टीज को देनी है, तो आप 1 से लेकर 10 तारीख तक के बीच में आप इसको खरीद लीजिए, ठीक है। कहाँ, बैंक से। एक सवाल ये भी निकल गया, सर कौन से बैंक से खरीदेंगे, ये तो सवाल है ना। तो आपको बैंक से खरीदना पड़ेगा, कहाँ पर, तो वो बैंक आपके लिए कौन सा होगा, एसबीआई, जिसका अकाउंट आई होप कि अभी जो लोग क्लास में देख रहे हैं ऑलमोस्ट सबके पास होगा, है ना। नहीं भी होगा तो जीरो अकाउंट, जीरो बैंक अकाउंट जो आपका है, वो उसके जरिए तो कहीं नहीं होगा ही, ठीक है। तो होगा, तो एसबीआई से आपको इलेक्ट्रल बॉन्ड खरीदने पड़ेंगे। आप पूछें सर यहीं से सिर्फ होता है, हाँ यहीं से होता है। तो क्या क्वेश्चन बनेगा, डेफिनेटली क्वेश्चन बनेंगे, डेफिनेटली क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे, क्योंकि एसबीआई वो बैंक है जिसे हम कहते हैं कि ये आपका सेकेंड आरबीआई बोलते हैं, सेकेंड आपका, दूसरा आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बोलते हैं, सरकारी भी है। सवाल ये आता है ना कि अगर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक लौता बैंक है, तो ये तो मोनोपोली हो गया। यस, लग तो रहा है मोनोपोली। तो जब भी आपको चुनौती या कुछ चैलेंजेस, कुछ समस्या लिखनी होती है, क्योंकि हर एक टॉपिक, हर एक मुद्दे पे, हर एक इशू पे कुछ ना कुछ समस्या होगी, और ये समस्या में एक कहलाएगा। लेकिन अभी आएंगे, समस्या में भी आएगा, पहले हम ये बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा कि एसबीआई को हमने, सरकार ने यहाँ पर एक फुल अथॉरिटी दी हुई है कि आप ही इशू करेंगे और आप ही फंड को देंगे भी, लेंगे भी आप ही, है ना। आप मीडिएटर बन ही रहेंगे। 15 दिन यहाँ पर बढ़ा दिया गया है। हमने यहाँ पर क्या कहा कि 10 दिन तक डेट होता है, नॉर्मली 10 दिन तक होता है इलेक्ट्रल बॉन्ड खरीदने के लिए। सपोज कीजिए हमने अपने अप्रैल में अपने इलेक्ट्रल बॉन्ड खरीदा है, ठीक है। अप्रैल में जब खरीदेंगे तो उस टाइम में 1 से लेकर 10 तारीख के बीच में आपने खरीद लिया तो ठीक है, आपने नहीं खरीदा तो आप और खरीद नहीं सकते हैं। जिससे क्या होता है ना कि ये टेक्निक होता है कि जिससे जिसे अब एक पूरा फुल टाइम दे दिया जाता है। सपोज कीजिए कि आप पूरे महीने, यानी कि जैसे अप्रैल मंथ है तो पूरे 30 दिन तक इलेक्ट्रल बॉन्ड खरीद सकते हैं। तो ये भी लगता है यार 29 तारीख तक ये लगता है कि यार अब आएगा, अब कोई बॉन्ड खरीदेगा, फिर बॉन्ड हमें कोई देगा। इसके लिए रखा गया कि यार 10 दिन कर दो, 10 दिन में आना रहेगा तो ठीक है, नहीं आ रहा है तो मालूम चल जाएगा कम टाइम। अब इसी 10 दिन को बढ़ा के
15 दिन कर दिया, 15 एक्स्ट्रा है, ठीक है, यानी कि 15 + 10 25 दिन, ये अब 25 दिन कर दिया गया ये बदलाव, ठीक है, हो चुके हैं, है ना। अब नेक्स्ट यहाँ पर है वैधता के बारे में, यानी कि वैलिडिटी के बारे में। अब क्योंकि आपने बॉन्ड को खरीद लिया, अब उस बॉन्ड को खरीदने के बाद में उसकी कुछ तो वैलिडिटी होगी, ऐसा नहीं कि आपने कुछ ले लिया तो उसकी जो वैधता है वो लाइफ टाइम है। वैसे तो 1 साल के लिए आप रिचार्ज भी करते तो 1 साल तक का ही होता है आपके मोबाइल का रिचार्ज। तो यहाँ पर भी कुछ टाइम पीरियड होंगे, हाँ यस होंगे। वो जो टाइम पीरियड है, वो जो वैधता इसके बारे में जो बात कर रहे हैं, जो वैलिडिटी हम बात कर रहे हैं, ये वैलिडिटी जो है ना, ये आपका भी बढ़ा दिया गया है। लेकिन सरकार ने इसके बारे में कुछ बोला नहीं कितना बढ़ाएगी, ठीक है, इसलिए हम भी नहीं लिख पाए। हमने इसे इसको सर्च किया कि देखते हैं जो गवर्नमेंट का अपना डॉक्यूमेंट्स होता है, उससे पीआईबी में अपना ही डॉक्यूमेंट्स होता है, ठीक है, गवर्नमेंट का होता है, तो उसमें लिखा हुआ नहीं था। हमने बहुत सर्च किया तो हमें लगा कि यार सरकार भी छिपा रही है, चलो कोई बात नहीं, आप सरकार नहीं बताई तो क्वेश्चन पूछेंगे हम नहीं, ठीक है। तो वैधता जो है ना, ये आपका हो गया, इसको बढ़ाया गया। अब एक नेक्स्ट वर्ड है क्या, पात्रता, यानी एलिजिबिलिटी। एलिजिबिलिटी जो है ना, इसको भी यहाँ पर चेंज किया गया। देखिए एलिजिबिलिटी में ये बोला गया कि इलेक्टोरल बॉन्ड आप उसी को दे सकते हैं, ऐसा नहीं किसी को भी आप दे दीजिए, है ना, आप उसी को दीजिए जो पिछले साल या पिछले लास्ट जो इलेक्शन चुनाव हो चुके हैं उस चुनाव में उसे एटलीस्ट कम से कम 1% वोट मिला हो, 1% वोट मिला हो, ये बोल दिया गया कहाँ पर, पात्रता में, यानी कि एलिजिबिलिटी में। और ये बोला गया कि इसमें धारा जो 29 है आरपीए का, यानी कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951, इसके एक सेक्शन 29, ठीक है, उसमें भी थोड़ा बदलाव किया गया। उसमें बेसिकली ये लिखा होता कि कौन एलिजिबल होगा कौन नहीं होगा, ठीक है। तो अभी 1% जिसका होगा वही होगा, नहीं होगा नहीं मिलने वाला पैसे, ठीक है। यानी कि आप अगर ये कहें सर अगर हम खड़े हो जाते हैं पॉलिटिकल पार्टीज में तो क्या हमें भी लोग चंदा देंगे, फंड करेंगे और वो भी इलेक्टोरल बॉन्ड देंगे? नहीं देंगे। आपने क्या पिछले साल लड़ा था? नहीं लड़ा था। आपने पिछले साल जब लड़ा नहीं था 1% वोट आपने लड़ा भी हो, ठीक है, 1% वोट मिले नहीं मिले, क्या होता है, खासकर जो मुखिया या वार्ड का जो इलेक्शन होता है गांव में, तो उसमें भी जो लोग, बहुत सारे लोग खड़े होते हैं, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको बहुत कम वोट मिलते हैं, और उस कम वोट में भी देखा जाता है कि यार मेरे घर में 10 लोग हैं लेकिन पाँच मेरे वोट टोटल कम से कम आए, टोटल वोट 5 आए। ऐसी भी सिचुएशन देखने को मिलता है, और ये तो बहुत जगह मेरे ख्याल से मेरे गांव में भी ऐसे होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम बात करें क्या क्या चिंताएं हैं, क्या क्या इसमें जो कंसर्न्स है। अभी हमने बात की इलेक्ट्रल बॉन्ड को लेकर कि बहुत सारे इश्यूज में आने वाले हैं, तो इश्यूज है इसमें। अभी आपने जो समझा ना, ये बेसिक क्वेश्चन, बेसिक पार्ट है। प्रीलिम्स में डेफिनेटली जो क्वेश्चन पूछे भी जाएंगे ना, तो अभी तो आप जितना बोले, बहुत कुछ नहीं बोले, जितना बोले वहां से स्टेटमेंट बनते हैं, ठीक है। आपने थोड़ा हम टाइम और लेंगे थोड़ा सा। आपने ये भी सुना सर ये यूपीएससी में हर साल क्यों टॉप करते सर? एक जो बड़ा कोचिंग नाम सुने हुए, ठीक है, ऑफलाइन कोचिंग है, ठीक है, ऑनलाइन भी आजकल करवाता है, बाजीराम, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं बोलने में। तो सर वहां से क्यों निकलते बच्चे सर, इसका रीजन क्या है सर? बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि वहां से पढ़े हुए फिर पढ़ने के बाद फिर मेरे पास आए, क्योंकि सब लोग तो निकलते नहीं है, लेकिन हाँ वहां पर जो दी जाती है ना, उसी देने से कुछ बच्चे टॉप कर जाते हैं। रैंक 1, रैंक 2, रैंक 3 देखा जाए, कुछ बहुत सारे लोग आपको देखेंगे कि ऑलमोस्ट टॉप 10 वाले में से 5-6 लोग वहीं पढ़े होते हैं, और बिल्कुल कम टाइम, बिल्कुल आपको लगता है कि 8 महीने कोचिंग की बस वो निकाल लिया। ऐसा क्या था उसमें? जो इंजीनियरिंग का जो लड़का वो गया, वो क्लास लिया और निकाल लिया, उसे वही कंटेंट दी जा रही है जो उसे चाहिए एग्जाम के लिए, और उसे पहले बोल दिया था कि ये देखो भैया अपने से रिसर्च अभी मत करना, जो बताया जा रहा है उस पर रिसर्च कर देना, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो बताया जा रहा है उसको पहले कर लेना, ठीक है। एक टॉपिक अगर हम ये लेते हैं इलेक्ट्रल बॉन्ड, इसके रिगार्डिंग हम मसाला खबर कुछ हम चाहे तो हम बोल सकते हैं कि यार ऐसे हुआ उत्तर प्रदेश में, यहाँ इलेक्शन हो रहा था इलेक्ट्रल बॉन्ड रिगार्डिंग, इसमें चंदा, इसमें इलेक्ट्रॉनिक एसबीआई ने यहाँ पर घोटाला कर दिया, ये आप कह सकते हैं, तो मसाला खबर बन गया। आप सुनने में मजा भी आएगा, क्योंकि मसाला खबर, मसाला जिस तरह होता है ना चटपटा, ठीक है, उस तरह ये भी होता है। और ये जो मसाला खबर है ये इसलिए पसंद आता है क्योंकि ये आपके सिलेबस से हटके है, जो सिलेबस से हटके होगा वो पसंद आएगा, लेकिन जो अपने आप को डिसिप्लिन में रख लिया, मालूम, याद रखिए वो चीज़ें आपके लिए काम आएगा। तो अपने आप को थोड़ा डिसिप्लिन रखिए, ये आपके लिए काम आएगा, ठीक है। चलिए ज़्यादा नहीं लेंगे। तो इसमें कुछ चिंता है क्या? विरोधाभास से बोला गया, एक पॉइंट बोला, यानी कॉन्ट्राडिक्ट कैसे कि
जो सरकार ने इलेक्ट्रल बॉन्ड को इसलिए लाया 18 में, क्योंकि मेन मोटो क्या था, जो पारदर्शिता है उसको लाने के लिए, पारदर्शिता को लाने के लिए ये चीज लाएगी। अब इस पारदर्शिता को लाने के लिए सरकार ने तो ये ले, लेकिन यहाँ पर खुद सोचिए कि ये तो मालूम ही नहीं चल रहा है यहाँ पर कि सर ये तो बताइए कि कौन किसको दे रहा है यहाँ पर चंदा, कौन किसको फंडिंग कर रहा है। नाम कुछ मालूम है क्या? नाम कुछ मालूम ही नहीं है। जब नाम कुछ मालूम नहीं है तो खुद सोचिए ना कि नाम ट्रांसपेरेंसी कैसी रही। आप बोलेंगे कि क्या ये पारदर्शिता यहाँ पर है? नहीं बोलेंगे। तो ये नहीं लगा कि विरोधाभास है? सरकार ने इसको लाया ट्रांसपेरेंसी के लिए, लेकिन ये हो ही नहीं रहा है, तो अपने आप में एक विरोधाभास है। दूसरी बात यहाँ पर जबरन वसूली क्या होता है, यानी कि एक्सटॉर्शन। एक्सटॉर्शन मतलब क्या हुआ कि सरकार यहाँ पर क्या करती है कि किसी एक पर्टिकुलर जो कंपनी या बिजनेसमैन को टारगेट करती है कि अगर आप हमें चंदा नहीं देंगे, फंड नहीं देंगे, तो आपकी कंपनीज को अगला जो मतलब लाइसेंस जो भी होगा, जो भी टेंडर पास नहीं करेंगे। अब कंपनी डर जाती है। अब ये क्या बोलेंगे, ये जबरन वसूली ही तो है, बस इसमें सरकार कर रही है, कोई इसमें गुंडा माफिया नहीं है, सरकार कर रही है इसमें। तो ये आपका एक समस्या बना हुआ है, ठीक है। टू द पॉइंट लिख लेंगे, क्योंकि आपको मालूम है कि कुछ दिन पहले हमने आपको मैगजीन की क्लास में अपने नोट्स दिखाए थे। नोट्स बनाइए अपने हाथ के, ऐसे बनाइए कि नोट्स किसी को समझ में ना आए आपके अलावा। लिए ना हो कि आपने नोट्स बनाए और आपको भी समझ में नहीं आ रहे, तो ये बड़ी समस्या वाली बात है। फिर तो आप बोलेंगे यार क्या हो गया हमसे, ठीक है। लोकतंत्र यानी कि डेमोक्रेसी के लिए ये अच्छी बात नहीं है। अब डेमोक्रेसी के लिए कौन सी अच्छी बात नहीं है कि अगर आप पूछना चाहते हैं सरकार से कि आपको पॉलिटिकल फंडिंग कहाँ से आ रही है, आपको फंडिंग जो है ना कौन दे रहा है, सरकार आपको बोलेगी ये आपको जानने की नीड नहीं है। तो लोकतंत्र में क्योंकि एक सरकार जो बनती है, पब्लिक उसको इलेक्ट करती है, पब्लिक उसको वोट देती है, रिप्रेजेंटेटिव को, आगे चल के वो सरकार बनाती है। और आप कह रहे हैं कि आपके पास जो चंदा आया वो हम पूछ नहीं सकते हैं। तो डेमोक्रेसी के लिए एक लोकतंत्र जहाँ पर स्थापित होती है, वहाँ के लिए ये एक बोल सकते हैं अगेंस्ट में है, इसके अगेंस्ट बिल्कुल, ठीक है। नीचे एक टर्म है क्या, नीचे एक टर्म है क्या, फाइनेंस एक्ट 2017। इसमें क्या किया, इसमें थोड़ा सा संशोधन करके, ये किया गया इसमें कि सरकार, अभी हम ये पीछे बताएं ना कि आप बोल नहीं सकते, तो फाइनेंस एक्ट 2017 में इसमें थोड़ा अमेंड करके ये किया गया कि जो भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, ये पॉलिटिकल पार्टीज किससे पैसा ले रही है, किसको किससे नहीं ले रही है, ये आप बता नहीं सकते हैं। कितना ले रही है कौन, ये बता नहीं सकते हैं। थोड़ा संशोधन करके कौन किया, सरकार ही करेगी, ठीक है। ये मतलब ये क्या दिखा रहा है, ये पॉइंट ये बता रहा है कि इलेक्ट्रल बॉन्ड में कितनी समस्या है, कितने इश्यूज हैं, ये आपको इसमें दिखाई दे रहा होगा। नेक्स्ट बात यहाँ पर ये है कि राइट टू नो हम जब बोलते हैं, और राइट टू नो जो है ना, आई होप कि अगर जो मेरे पॉलिटी की क्लास ऐसे हिंदी मीडियम में तो अभी नहीं लेते, हिंदी मीडियम दूसरे सर ले रहे हैं, तो जो भी हमसे पॉलिटी पढ़े हैं उन्हें मालूम होना चाहिए कि राइट टू नो किस में आएगा। अगर प्रीलिम्स क्वेश्चन आपसे पूछ भी ले कि ये बताओ राइट टू नो जो है कम्स अंडर, या किस के तहत में आता है, किस आर्टिकल में, उसमें आर्टिकल छोड़िए, उसमें लिखा होगा कि स्टेटमेंट होगा उसमें बेसिकली, और वो किस में आएगा। तो अगर एक स्टेटमेंट यहाँ पर इसके रिगार्डिंग ये है कि जो एक्सप्रेशन है, ठीक है, कहाँ पर एक्सप्रेशन है, तो एक्सप्रेशन आपका जो है ना, ये आर्टिकल 19 याद कीजिए, क्लॉज 1 याद कीजिए, उसमें से ABCDEF नहीं है, जी है, ठीक है। तो 19 क्लॉज 1 में आपका एक्सप्रेशन है, राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन, तो ये आपका वहाँ आएगा, ठीक है। अब एक यहाँ पर कि आपको जानने का अधिकार है, राइट टू नो आपके पास में है, और ये फंडामेंटल राइट्स हैं, फिर भी आप नहीं जान पा रहे कि लोकतंत्र में सरकार को जो फंडिंग है वो कहाँ से मिल रही है। सेकेंड चीज़ ये कि यहाँ पर एक टर्म लिखा क्रॉनिक कैपिटलिज्म। ये क्रॉनिक कैपिटलिज्म क्या होता है कि यहाँ पर एक साठ गांठ देखी जाती है सरकार की और वो बड़े बड़े बिजनेसमैन की, जो कंपनीज की, जिनसे फंडिंग मिलता है सरकार को। तो ये जो चीज़ें, ये जो पूरा जो मैकेनिज्म है, पूरा चीज प्रोसेस, इसको बोलते हैं क्रॉनिक कैपिटलिज्म। यानी सरकार भी उसके फायदे के लिए काम करती है, और जब इलेक्शन होता है तो वही कंपनी सरकार के फायदे के लिए काम करती है, फंडिंग देती है, तो दोनों आपस में मिल बांट के चलते हैं। तो ये जो पूरी जो प्रोसेस, इसको बोलते हैं क्रॉनिक कैपिटलिज्म। तो ये जो पॉइंट यहाँ लिखे ना, तो इलेक्टोरल बॉन्ड के रिगार्डिंग क्वेश्चन पहले ही पूछे गए। अब पता नहीं रिपीटेड क्वेश्चन भी कुछ टॉपिक हो, अगर ये टॉपिक अभी आ गया
क्योंकि अभी इसमें संशोधन हुआ है। अब अगर क्या हुआ संशोधन, तो हम पहले बात कर चुके हैं। इसकी जो वैलिडिटी, एलिजिबिलिटी, जो टाइमिंग है अतिरिक्त, ये भी बात कर चुके हैं। इसमें बस ज़्यादा थोड़ा बहुत हुआ है, इतना ही तो करना, कितना करेगा। तो आप इस नीचे वाले पॉइंट को, जो चिंताएं, जो कंसर्न है, ये आप इस पॉइंट को लिख सकते हैं मेंस में। आप बोले सर मेंस की बात हमेशा आप करते सर, क्यों सही सर, क्या बात है, मेंस ही आपके लिए सब कुछ है। आप ये लिख लीजिए कहीं, मेंस इज एवरीथिंग। क्यों? क्योंकि आप जब ये लिख लेंगे ना, तो उस मेंस की तैयारी में क्या, अगर हम बोले मेंस के, अगर मेंस के लिए पढ़ाते हैं, ओनली मेंस के लिए, तो यहाँ पर भी थोड़ी बहुत वो चीज़ें बात करते हैं जो प्रीलिम्स के लिए जो चीज़ें होती हैं, तो आपका प्रीलिम्स का भी होता कवर। तो मेरा ये मानना है कि आप जब मेंस के लिए अगर पढ़ रहे हैं, तो आपका 70 to 80% लिख लीजिए, ये प्रीलिम्स के लिए कवर हो जाता है, जाने अनजाने। और जाने अनजाने जब ये कवर होता है, तो आपको एग्ज़ाम के टाइम से पहले, यानी कि जब प्रीलिम्स आपका सामने आ चुका है, उसके 2 से 3 मंथ पहले आप बस प्रैक्टिस कीजिए, एक स्ट्रेटजी बनाकर। हमेशा हम कहते हैं स्ट्रेटजी होनी चाहिए, और वो स्ट्रेटजी मतलब किसी ऐसा नहीं, यार बताते फिर रहे यार मेरी स्ट्रेटजी ये है। स्ट्रेटजी तब तक नहीं बताइए जब तक आप सफल नहीं होते हैं, नहीं तो वो स्ट्रेटजी ना लोग हंसेंगे। अपनी आपकी जो रणनीति है, जो स्ट्रेटजी है, हमेशा छिपा कर रखिए। अपनी जो स्टडी है, आप कितने घंटे पढ़ते हैं, हमेशा छिपा कर रखिए। छोटी छोटी बातें, लेकिन ये छोटी छोटी लेकिन मोटी बातें, क्योंकि आप जब किसी को बताते हैं, अपने फ्रेंड को बताते हैं, क्या पता आपके फ्रेंड के मन में क्या चल रहा है, वो सोचे कि यार बड़ा ही पढ़ रहा है, निकाल लेके मेरी बेइज्जती हो जाएगी। और अपनी बेइज्जती किसी को पसंद नहीं है, क्यों चाहेगा वो बेइज्जती हो जाए। तो अगर आपके निकालने से किसी की बेइज्जती हो रही है, नहीं चाहेगा, पढ़ने नहीं देगा आपको। आप हमेशा ये शो कीजिए जब भी लोगों से मिले, कि आप बड़ा बिंदास, बड़ा मतलब घनचक्कर वाला जो इंसान होता है, एक पागल किस्म का इंसान, एक फालतू जो काम का नहीं है। फकीर लोग को आप देखें, फकीर लोग कोई पूछता नहीं है। आपके ऊपर में थोड़ी सी महंगी शर्ट हो जाएगी ना, लोग आपको देखेंगे, कुछ लोग थूकेंगे भी, गाली भी देंगे, और कुछ लोग तारीफ करेंगे, कुछ लोग चिपकेंगे भी, ठीक है, सब कुछ होगा। तो ये फकीर के साथ नहीं होता है। फकीर क्योंकि उसके पास कुछ होता नहीं है। तो आपको अभी फिलहाल यूपी इस तैयारी में फकीर बनना है, दिखाना है, बनना नहीं, दिखाना है। जब पढ़ेंगे पूरा सिंसियर होके, जब लोग आएंगे बिल्कुल फालतू बन जाइए। वो सोचेगा यार ये ठीक हुआ, पागल हो गया ये, ऐसे सोचे वो, पगला गया, सही हुआ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, इसी में थोड़ा सा हम कुछ इमेज लगाए थे, और ये हम आपको बस दिखाने के लिए, हम सब कुछ हम बात कर चुके हैं। 1% देखिए, फिर आप थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि इसमें कितने कितने बॉन्ड इसमें रिलीज इशू होते हैं। तो हम थोड़ा सा 1000 के बॉन्ड, यहाँ देखिए, 10,000 के बॉन्ड, 1 लाख के बॉन्ड, 10 लाख के बॉन्ड, 1 करोड़ के बॉन्ड। तो ये 5 टाइप के जो बॉन्ड हैं, ये आपके इशू किए जाते हैं। तो 5 टाइप्स के जो बॉन्ड हैं, ये आपको मिल जाते हैं। तो इसमें भी क्वेश्चन बनते हैं, हाँ बन सकते हैं कि बॉन्ड जो है ना, देखिए यहाँ पर आपको लग रहा है कि ये आपका बिल्कुल, ये आपका 0-0 फॉर्म में सब कुछ हो रहा है, 1000, 10,000। तो इस तरीके से बोल सकते हैं कि ये जो आपका है 5 तरीके से हो रहे हैं। 1% वोट मिलने चाहिए, ठीक है। और SBI जो है, इसके पास में सोल अथॉरिटी है, सोल मतलब एकाधिकार है ये बैंक बॉन्ड को इशू करने का, ठीक है। इतना काफी कंट्रोवर्शियल हम बोल चुके हैं, कंट्रोवर्सी क्यों है, ठीक है, क्योंकि बहुत लोग ये मानते हैं कि कुछ लोग ये बोलते हैं कि 75% जो ना, जो भी चंदा आता है, फंडिंग जो होती है, 75% बीजेपी को गया है इस बार। तो वो लोग क्रिटिसाइज करेंगे तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क उठेगा, तो कहीं कहीं ये जो टॉपिक है फिर से इशू में आएगा। तो आपको एटलीस्ट बेसिक आपको आइडिया मिल गया होगा। अभी इसमें कुछ और चीज़ें ऐड हम कर सकते थे, लेकिन नहीं किया, क्योंकि मेरे बस आगे भी टॉपिक है। कोई नहीं, टॉपिक कुछ महीने 2 महीने में रिपीटेड होते हैं, 1 महीने के बाद भी हो जाएंगे। तो उसमें फिर हम शॉर्ट में कुछ बात करके जो और भी कुछ एडिशन करने हैं वो हम कर देंगे, ठीक है। अगला हम बात करते हैं 50वें जो CJI है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, ये बन चुके हैं, ठीक है। और यहाँ पर 2 चीज़ हम बात करेंगे, कॉलेजियम सिस्टम के बारे में बात करेंगे, क्योंकि हम ये टॉपिक हम बहुत पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं अपने करंट के टॉपिक में। और मेरे ख्याल से इंग्लिश और हिंदी की बात करें, बहुत सारे ऐसे करंट के टॉपिक जो कि हमने लिए भी हैं। और मेरे दोनों जो क्लास चल रहे हैं, वो एक मैगजीन को जो 5 PM होती है, एक 6 AM फोकस करते हैं। ये करंट ओरिएंटेड नहीं है। एक स्मार्ट जो बंदा होगा ना, स्मार्ट एस्पायरेंट जो होगा, वो उसी मालूम चल जाएगा कि सर यहाँ पर करंट
को रखते हुए एक बैलेंस तरीके से यहाँ पर करंट और स्टैटिक को रिलेट करते हैं, ठीक है। नो मसाला खबर, कोई इससे चटपटी खबर नहीं कि बस पलटी तो पलटी कितने लोग मरे और पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर से गोली लगी। अब ये गोली लगी ना, ये आपकी सिलेबस में आप लिंक कीजिए, तो अगर आपने देखा होगा, आपने फिर भी कुछ कहीं देखा होगा कि ये चीज़ें चल रही है, ठीक है। मेरा वो मतलब नहीं है, मेरा ये मतलब ये होता है कि आ, ऐसे भी लोग हैं जो लोग इस चीज़ को पढ़ने में बड़ा इंटरेस्ट रखते हैं, उसे मालूम नहीं है क्या सिलेबस क्या है क्या नहीं आता है, या तो ये हो सकता है कि उसे मालूम नहीं होगा, तभी वो लोग गुमराह हैं। तो गुमराह के लिए अगर उसे रास्ता समय से नहीं मिला एज रहते रहते, तो फिर वो अटेम्प्ट पे अटेम्प्ट जाएगा, फिर मिलती नहीं है। आप बोले सर आज तो बड़ी ज्ञान की बातें कर रही है, क्या बात हो गया? ज्ञान की बातें नहीं कर रहे, बस थोड़ी थोड़ी हमें लग रहा है कि पढ़ाई के साथ में थोड़ा सा जो आपको गाइडेंस की हम जो बात करते हैं वो देना चाहिए। एक बार में कभी अचानक नहीं हो पाता है, तो बीच बीच में हमें देते रहना चाहिए। चलिए, तो ये बन चुके हैं। अब यहाँ पर कौन बने? DY चंद्रचूड़, और ये हम पहली में क्लास ले चुके हैं। यहाँ हम क्या बात करें देख लीजिए। न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने हाल ही में कहा है कि कॉलेजियम प्रणाली की आलोचना को सकारात्मक रोशनी में देखा जाना चाहिए। साफ साफ बोला गया कि कॉलेजियम जो प्रणाली है, यानी कॉलेजियम सिस्टम है, इसमें जो जजेस की जो नियुक्ति होती है और इसके रिगार्डिंग जो क्रिटिसिज्म होता है, निंदा होती है, लोग इसको ताना भी देते हैं, आलोचना होती है, इस आलोचना को आप पॉजिटिवली लीजिए, सकारात्मक तरीके से लीजिए। इन्होंने आते ही एक छक्का मार दिया, और सारा खेल जो है ना, अभी इस टॉपिक में बात करेंगे, ठीक है। और इसे सुधारने की प्रयास किए जाने चाहिए। अब ये तो इन्होंने बोल दिया, अब ये सारा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इन्होंने वो सोचा कि संजीव से तो पढ़ाएंगे, संजीव से एक्सप्लेन कर देंगे आगे क्या जो समस्या है, क्यों सकारात्मक बोलने की बात आ रही है, तो इसको समझते हैं, ठीक है। पेपर 2 में कहाँ कवर होगा? पेपर 2 में आपको मालूम है पॉलिटी के पार्ट है, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा हम इसमें नहीं बोलेंगे, लेकिन क्या केस में पॉइंट है, देखिए कॉलेजियम सिस्टम जो है ना, इसके बारे में कुछ ओपिनियन जो है ना, कुछ राय जो है ना, DY चंद्रचूड़ अपना रखते हैं। जैसे कि अभी पीछे हमने देखा, पहली बात इन्होंने ये कहा कि कॉलेजियम सिस्टम में, कॉलेजियम जो प्रणाली है, इसमें ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, यानी कि इसे अब ये तो वर्ड नहीं बोला, लेकिन इन्होंने ये बोला इनडायरेक्टली वे में कि हमें, क्योंकि बहुत सारे जो गवर्नमेंट या फिर सरकार की साइड से जो क्रिटिसिज्म आते हैं, जो आलोचना आते हैं, ये हमें पॉजिटिव लेना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात ये है कि हमें जो जजेस की जो सिलेक्शन होते हैं, नियुक्ति होती है, हमें ट्रांसपेरेंट वे में करना चाहिए, ये बात है कि। और साथ ही साथ इसमें ऐड और एक चीज़ क्या जोड़ा गया कि ऐसा भी नहीं है कि जजेस की अपनी प्राइवेसी नहीं होती है, जजेस की भी, कॉलेज सिस्टम की अपनी प्राइवेसी होती है, इसे भी मेंटेन करने की नीड है। मतलब साथ ही साथ यहाँ पे इन्होंने ये कहा कि ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करना, और दूसरी बात यहाँ पर यह है कि हमें अपनी जो प्राइवेसी है कॉलिंग सिस्टम की, उसको मेंटेन करना होगा। मतलब DY चंद्रचूड़ की जो स्टेटमेंट ये रहा, आप बोले ये क्यों बताएं, इसका भी यूज कर सकते हैं। जब आप मेंस लिखते हैं ना, तो इसके स्टेटमेंट को हूबहू आप छाप दीजिए, जो अभी हम 2 बात बोले ना, अब 2 बात कहाँ लिख सकते हैं? अब एक CJI, क्योंकि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो ना, एक मुख्य न्यायाधीश, जो उन्होंने ये बोला है, अब उनकी बातों को आप जब लिखते हैं मेंस में, तो लास्ट में आपके पास लिखना होता है आगे की राह में, फिर लास्ट में कंक्लूजन लिखना होता है, तो वो कंक्लूजन में आप इस चीज को ऐड कर सकते हैं, ठीक है। रिक्तियां यानी कि विविधता, ठीक है, सॉरी, रिक्तियां और विविधता दोनों अलग अलग टर्म है, ठीक है, यानी वैकेंसीज और आपके डाइवर्सिटी। 2 पॉइंट और इन्होंने बोला, लेकिन इन्होंने जो 2 पॉइंट बोला थोड़ा हटके है कि जुडिशरी में जो वैकेंसीज हैं, इसके बारे में बात की गई, और उन्होंने ये भी कहा कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक में बहुत सारी ऐसे जो वैकेंसी वो भी खाली है जजेस की, ठीक है, वो हमें फिल करने की नीड है। इन्होंने ये एक अपनी इच्छा दिखाई कि ये करना चाहिए। विविधता, और ये भी कहा कि ऐसा नहीं कि जजेस की हो रही जो नियुक्ति, वो मालूम चल रहा है कि एक ही परिवार के हो रहे हैं, ठीक है, नेपोटिज्म है ना, ये टर्म यूज करते हैं, या फिर एक ही जान पहचान जो फ्रेंडशिप है, दोस्त है, यारी है, उसके जरिए हो रहा है, ये भी एक समस्या वाली बात है। ये ना हो, इसके रिगार्डिंग बात की, यानी कि ये जो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो 2 पॉइंट हम बोले ना यहाँ पर, और राय में जो 2 वर्ड बोला गया, इसको इन्होंने बोला है। अब इस चीज को दिमाग में रखिएगा, क्योंकि ये ना चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो गया, या फिर आप प्राइम मिनिस्टर हो गया, या फिर कुछ ऐसे एक्सपर्टीज या फिर
कुछ ऐसे लोग जिनकी बातों को जिनकी बातों को दम होता है, आप उसको डायरेक्ट एग्जाम में यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका ऑप्शन PSIR है, पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन, तो आपको फिर दिक्कत नहीं होगा। ऐसे फिर जो नाम है आपको और भी हेल्प हो जाता है आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। यहाँ पे एक टर्म है अनुच्छेद जो 124(2) है और 217 है। क्या बोला गया 214 और 2 में? 214 बेसिकली आपको मालूम है कि ये बात करता है जजेस के नियुक्ति के बारे में, ठीक है, नियुक्ति के बारे में ये बात करता है। और 217 ये सुप्रीम कोर्ट के, और 217 आपका हाई कोर्ट के। हाई कोर्ट में भी आपका प्रेसिडेंट करता है, राष्ट्रपति करता है, और इसमें राष्ट्रपति करता है। लेकिन राष्ट्रपति जब हाई कोर्ट के लिए करता है तो उसके लिए वहां के गवर्नर, CJI, ठीक है, या कॉलेजियम बोल लीजिए, ठीक है, इनकी यहाँ से हेल्प लेता है, ठीक है। और अगर राष्ट्रपति चाहे तो ऐसा नहीं कि वहाँ के जो चीफ जस्टिस है या हाई कोर्ट के, ठीक है, उससे कंसल्ट करना, ये जरूरी नहीं समझते हैं, मतलब ये डीम्ड नहीं है। आपने पॉलिटी में पढ़ा भी होगा, तो इन शॉर्ट आपको ये बता दिए। दूसरी बात यहाँ पे ये आलोचना गैर पारदर्शी। देखिए क्रिटिसिज्म तो बोला गया किस तरीके से, तो क्रिटिसिज्म बोला गया कि ये जो हो रहा है ना, ये एक नॉन ट्रांसपेरेंट है। देखिए इनको ये बोला जाता है जो कॉलेजियम सिस्टम होता है उसके रिगार्डिंग जो भी आलोचनाएं की जाती है कॉलेजियम सिस्टम के रिगार्डिंग, इसके बारे में ये बोला जाता है कि ये एक गैर पारदर्शी है, यानी कि आपका नॉन ट्रांसपेरेंट है। क्योंकि इसमें जो कॉलेजियम सिस्टम में आपको मालूम 5 जजेस होते हैं, इंक्लूडिंग आपका CJI, यानी कि CJI प्लस 4 जजेस होते हैं। अब यही लोग मिलके अगला जो जज होते हैं सुप्रीम CJI, वो या फिर जो जज होने वाले हैं 34 आपके जजेस टोटल है CJI 33+1। अब ये 33+1 में से ये 33 है, ठीक है, इसके रिगार्डिंग डिसाइड कौन करता है, तो एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्लस 4 आपके सीनियर मोस्ट जजेस, ये 5 की जो टीम है, टुकड़ी है, इसको बोलते हैं कॉलेजियम सिस्टम, 5 लोगों की टीम को, ठीक है। अब ये डिसाइड करते हैं कौन इसमें जज बनेगा 33 में से। 33 में से चलिए हम इसमें 5 हटा भी दीजिए तो कितना होगा 30, मतलब 29 को 29 जजेस ये डिसाइड करते हैं। कैसे होगा, कोई इसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं है, पब्लिक जानना चाहिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। पब्लिक के प्रति रिस्पॉन्सिबल कौन होता है, जवाबदेही कौन होता है, एग्जीक्यूटिव है ना, पार्लियामेंट होती है। तो ये जुडिशरी नहीं होता है तो वो लोग जवाब देते भी नहीं है, ये भी एक रीजन निकल के आता है। दूसरी बात यहाँ पे ये है कि गैर पारदर्शी तो है, ठीक है, बंद दरवाजे का मामला। अब यहाँ पे इसको इंग्लिश में बोलते हैं, इसको शॉर्ट में क्लोज्ड डोर अफेयर्स। बंद दरवाजे में क्या हो रहा है, ठीक है, कौन किसको अपॉइंट कर रहा है, कौन किसको जज बना रहा है, कौन किसको निकाल रहा है, ये भी एक समस्या वाली बात है जो कि थोड़ा पीछे ऊपर से ही लिंक है, ठीक है। यानी इसको हम शॉर्ट में बोलते हैं रेड टेपिज्म, इंग्लिश में बोलते हैं रेड टेपिज्म, यानी कि भाई भतीजा, सॉरी नेपोटिज्म, उल्टा बोल दिया, मतलब यानी कि भाई भतीजावाद, ठीक है, ये भी यहाँ पे देखने को मिलता है। सार्वजनिक ज्ञान, मतलब कि पब्लिक नॉलेज हमें होनी चाहिए, और पब्लिक नॉलेज अगर हमें नहीं है, यानी कि चाहे एग्जीक्यूटिव की बात करें, कार्यपालिका, न्यायपालिका, चाहे फिर विधि जो होता है आपका लेजिस्लेटिव, तीनों की रिगार्डिंग हमें तो नॉलेज होनी चाहिए। ये नहीं है, यानी कि एक लोकतंत्र में ये एक बेसिक पिलर होता है और उसका बोल सकते हैं उल्लंघन हो सकता है। तो बेसिक सार्वजनिक ज्ञान जो है ना हमें होनी चाहिए। इसके रिगार्डिंग भी बोल सकते हैं कि क्वेश्चन मार्क लगता है जुडिशरी के ऊपर कि हमें कुछ नॉलेज होता ही नहीं है कि जुडिशरी में क्या चल रहा है, कौन किसके लिए क्या कर रहा है, और कैसे अपॉइंटमेंट हो रहा है, कैसे बाकी चीज़ें आगे प्रोसीड कर रही है ना। नेक्स्ट में है न्यायाधीश के रूप में ऊंचाई, यानी कि इसको हम बोल सकते हैं एलिवेशन एज जजेस। देखिए हिंदी थोड़ा सा अजीब सा लिखा जाता है। कौन से वकील, कौन से लॉयर बोल सकते हैं, लॉयर का कहाँ प्रमोशन होना है, उसको जज के फॉर्म में प्रमोट होना है नहीं होना है, वो भी एक बिल्कुल एक अंधेरे में रहता है कि यार हमें वो लोग करेंगे या नहीं करेंगे। बिल्कुल वो सारा मेरिट है उसके अंदर, सारी जो एलिजिबिलिटी है, पात्रता, वो सारा कुछ इसके अंदर में है। फिर भी उसके अंदर में एक डाउट सा होता है, एक शंका सा होता है कि यार अंधेरे में होता है कि हमें क्या जजेस के लिए हमें आगे नाम रेफर करेंगे नहीं करेंगे। तो ये भी एक न्यायाधीश के रूप में जो ऊंचाई है ना, ये भी एक वकील लॉयर के लिए एक क्वेश्चन मार्क बन जाता है, ठीक है। मतलब आलोचना इसलिए होती है, ये जो पॉइंट लिखे ये आलोचना के बारे में है, कॉलेजियम सिस्टम क्यों बुरा है ना। आगे आपका देखिए
थोड़ा हम जानना चाहते हैं पीछे कॉलेजियम सिस्टम के जो स्टार्टिंग में ये जो टर्म है, कॉन्सेप्ट कहाँ से निकला है। कॉलेजियम सिस्टम जो है निकलने का जो आपका जो ऑरिजिन है वो कहाँ से, थोड़ा जानते हैं थोड़ा पहले से। 1981 का वो टाइम है जिस टाइम में आपको मालूम है कि फर्स्ट जजेस केस शॉर्ट में लिखे, यानी कि उसी को हम बोलते हैं एसपी गुप्ता बनाम भारत संघ केस। इस केस में ये बोला गया साफ साफ, दो टर्म था यहाँ पर। कौन सा? एक तो था कंसल्टेशन, दूसरा आपका था सहमति, यानी कि परामर्श, और दूसरा आपका हो गया सहमति। अब कंसल्टेशन जो वर्ड है ना, इसमें लिखा हुआ था पहले संविधान में, और उस संविधान में बोला गया कंसल्टेशन का मतलब ये हुआ। अब इस जजमेंट में ये बोला गया कि जो फर्स्ट जजेस केस है, कंसल्टेशन मतलब यानी परामर्श का मतलब सहमति नहीं होता है, यानी कंसल्टेशन इज नॉट इक्वल टू कॉन्करेंस। आप ये वर्ड सुन रहे होंगे तो आपको लगता है कि सर क्या है, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिए। एक्सप्लेन करते हैं। अगर हम बोलते परामर्श, तो संविधान में जो लिखा परामर्श उसके अकॉर्डिंग ये हुआ कि आप जब भी, यानी कि पहले क्या था आपका 5 कॉलेजियम सिस्टम पहले आपका था नहीं, तो एक ही आपका सीजीआई था। उस सीजीआई में वो सीजीआई अगला जो कौन जज बनेगा उसको डिसाइड सीजीआई ओनली करते थे, ओनली सीजीआई यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जब वो कर रहे थे तो वो जब करने के टाइम में प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति से वो परामर्श बोल सकते हैं, परामर्श बोल लेते हैं, कंसल्टेशन करते हैं, तब बोल लेते हैं। परामर्श का मतलब हो गया कि एक्सचेंज ऑफ व्यूज, यानी आप जो भी आप बातें उसको एक्सचेंज कर रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप परमिशन ले रहे हैं। परामर्श मतलब क्या हुआ, आप कंसेंट, आप किसी से परमिशन ले रहे हैं, मतलब चीज़ों को आप बता रहे हैं, कंसेंट बता रहे हैं, ठीक है, परामर्श दे रहे हैं, कॉन्करेंस, ठीक है। तो भारी वर्ड यहाँ कौन सा है, सॉरी ये परामर्श है। सहमति जो है ना, आप दे चाहे ना दे, ठीक है, आप एक बार रिटर्न करेंगे फिर तो हो ही जाए सहमति ना। तो इसमें बेसिकली ट्रांसपेरेंसी तो थी नहीं, क्योंकि यहाँ पर साफ से बोला गया कि परामर्श जो है ना वो सहमति के बराबर नहीं है, यानी कंसल्ट जो है ना वो आपका कॉन्करेंस के बराबर नहीं है। और इसी के रिगार्डिंग क्वेश्चन मार्क एक लगता है कहाँ पर, तो क्वेश्चन मार्क लगता है कि यहाँ पर तो चीज़ें थोड़ी सी राष्ट्रपति के फेवर में गई, क्योंकि राष्ट्रपति तक यहाँ पर था पावर था अगला जज मतलब जजेस के नियुक्ति के लिए। लेकिन यहाँ पर जो है ना सेकेंड टाइम आते आते यहाँ बन जाता है क्या, कॉलेजियम सिस्टम, यानी सेकेंड ये 1993 का वो टाइम जिस टाइम यहाँ पर बनता है कॉलेजियम सिस्टम, CS कर दे शॉर्ट में, ठीक है, एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन बनाम भारत संघ केस। तो इस केस में ये बोला गया कि राष्ट्रपति की जो है ना कंसल्टेशन मतलब यहाँ हो गया कॉन्करेंस, बस सहमति में चाहिए और कुछ नहीं चाहिए हमें, ठीक है, आपसे परामर्श नहीं करना हमें, यानी कि आपको बस बताना है कि हमने इसको नेक्स्ट जजेस के लिए सेलेक्ट किया है। तो एक यहाँ अपडेट ये भी हुआ कि CGI के साथ में, यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के साथ में और 2 जज होंगे, ठीक है, यानी 3 लोग मिलके बाकी जजेस की नियुक्ति करेंगे। और राष्ट्रपति को बोल दिया गया कि आपको यहाँ पर ओनली कॉन्करेंस देना है, आपसे नाम रेफर किया जाएगा, आप इसमें डन करें चाहे नहीं करें वो डन मान लेंगे हम लोग, ठीक है। थर्ड जजेस केस आते आते 1998 में ये थोड़ा सा बदलाव हुआ। क्या, यहाँ पर जैसे क्या था, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एक था और 2 आपके अलग जजेस थे, सीनियर मोस्ट जजेस। इसी चीज को यहाँ बढ़ाकर 1+5 कर दिया गया, यानी कि जो अभी है सॉरी 1+4। अभी जो आपके पास में है ये आपका थर्ड जजेस केस में जो आपका जो संशोधन हुआ है, यानी जो चीजें निकल के आई वो आपका भी है 5 सीनियर मोस्ट जजेस, यानी कि उसमें से एक CGI भी है, और यही लोग डिसाइड करते हैं। तो राष्ट्रपति से कंसल्ट करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि जो आपने नाम भेजा है और वो चीज़ को आप रिजेक्ट नहीं कर सकते। हम ये भी बताए थे कि ये बाइंडिंग में नहीं है, ठीक है, तो बोल सकते हैं कि उनका जो सजेशन दिया है, जो रिकमेंड वो नाम की है, राष्ट्रपति को मानना पड़ेगा, अल्टीमेटली मानना पड़ेगा। लेकिन कंडीशन एक यहाँ पर ये रखा गया कि अगर 5 जजेस में से CGI छोड़ दीजिए, बाकी 4 जजेस, ठीक है, इस 4 में से 2 अगर उन्होंने मना कर दिया, ठीक है, तो वो नाम रिकमेंड नहीं होगा, वो नाम आगे नहीं जाएगा राष्ट्रपति के पास में। तो आप वो नाम को सजेस्ट करेंगे जहां पर आपके पास एटलीस्ट पूरे 5 में से 4 नाम हो, 4 लोग एग्री करते होंगे, ठीक है। ये प्रीलिम्स का ये कॉन्सेप्ट पूरा है, पूछे जाएंगे, घुमा के पूछेंगे, घुमा के सुला के जैसे पूछेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 4
5 में से 4 लोगों को एग्री होना पड़ेगा। 2 भी अगर मना कर देते हैं कि ये नाम या सही नहीं लग रहा है, तो वो नाम को आगे राष्ट्रपति के पास में रेफर किया नहीं जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया। इसके बाद है राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग, यानी कि नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, यानी कि शॉर्ट में एनजेएसी। एनजेएसी को 2014 में लाया गया था, और इसलिए क्योंकि जो जुडिशरी में जो जजेस हैं इसके नियुक्ति के रिगार्डिंग, और इसमें बहुत सारे प्रोसीजर थे, आपको अभी पढ़ने नहीं, क्योंकि इसको सुप्रीम कोर्ट ने इसको स्ट्रक डाउन कर दिया, इसे हटा दिया, और ये बोला गया ये तो आर्टिकल 50 के विरोध में, अगेंस्ट में। आर्टिकल 50 क्या कहता है कि सेपरेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, तो ये इसके अगेंस्ट में, तो इस हिसाब से भी मना कर दिया गया। चलो कोई बात नहीं, मान भी लेते हैं, चलो मना कर दिएगा। ये कभी कभी हम लोग बोलते हैं कि आपका 4th जजेस केस था, ठीक है, इसको बोलते हैं। लेकिन क्योंकि अब ये नहीं है तो इसको हम नहीं पढ़ते, क्योंकि है ही नहीं, ठीक है। इसके हम पढ़ते क्योंकि इसके बारे में रिजल्ट तो आया, ठीक है, 3 तो पढ़ते भी है। और जब भी आप जजेस के बारे में पढ़ते हैं, सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम सिस्टम, तो आप 3 जजेस केस तो पढ़ते ही होंगे। आई होप कि आप पहले भी थोड़ा बहुत पढ़े होंगे, और जो लोग नहीं पढ़े उनको एक बेसिक आइडिया यहाँ से मिल गया होगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट में है कि कुछ टर्म यहाँ लिखा हो, क्या, सद्भाव, यानी कि हार्मनी, एक है रिविजिट। अब ये बोला जा रहा है कि कॉलेजियम सिस्टम को यहाँ पर उसमें पारदर्शिता लाने के लिए आप क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम और आप कुछ नहीं करेंगे। अगर सरकार चाहेगी, ठीक है, अर्थात जुडिशरी वो चाहेगी, तो ये कर सकती है, दोनों के बीच में एक सद्भावना, एक हार्मनी होनी चाहिए। कोई भी चीज़ को बदलाव करने के लिए, कोई चीज़ को लाने के लिए, चाहे वो जजेस की नियुक्ति के बारे में क्यों ना हो, ये आपका हार्मनी होनी चाहिए। दूसरी बात यहाँ पे ये कॉलेजियम मुद्दे पर फिर से विचार करने की बात है। जो एनजेसी लाया गया था और इसे हटा दिया गया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, दीपक मिश्रा थे उस टाइम, दीपक मिश्रा नहीं, याद नहीं आ रहा हमें, तो उन्होंने हटाया था, ठीक है। तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है कॉलेजियम मुद्दे पे कि एनजेसी जो लाया गया, आप इस पे फिर से विचार कर सकते हैं, यानी फिर से आप इस मैटर पर रिविजिट कर सकते हैं। कॉलेजियम सिस्टम कैसा होना चाहिए, सरकार को और जुडिशरी को आपस में बैठना चाहिए और बैठकर कुछ यहाँ पर डिसीजन लेनी चाहिए। सीजीआई की जो नियुक्ति होती है, ये शॉर्ट में बताना चाहते हैं क्योंकि इसके बारे में पहले भी क्लास ले चुके हैं। कुछ नाम जो है, 5 जो कॉलेजियम है रेफर करते हैं किसको, लॉ कमीशन, कानून मंत्री को, जो कानून मिनिस्ट्री, लॉ मिनिस्ट्री है उसको कमीशन बोलते हैं, लॉ मिनिस्ट्री को, ठीक है। लॉ मिनिस्ट्री क्या करते हैं, इसी नाम को रेफर करते हैं किसके पास में, वो देखते हैं, ठीक है, रेफर करते हैं प्रधानमंत्री के पास में। प्रधानमंत्री के पास जाना यानी कि पूरी कैबिनेट के पास पहुंच जाना। इसके बाद फिर यहाँ ये भी सोचते हैं, लेकिन ये ना बस गुजार रहा है, इसके जरिए वो गुजर रहा है, कुछ इन लोग करने वाले नहीं हैं, क्योंकि राष्ट्रपति ही करता है। तो यहाँ पर ये हो गया, फिर प्रधानमंत्री साइड से सेंड किया जाता है किसके पास में, राष्ट्रपति के पास में। राष्ट्रपति को सेंड करते हैं, फिर राष्ट्रपति जब लगता है कि हाँ, राष्ट्रपति भी कैसे मानते हैं, और वो नहीं माने, ठीक, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है, मानना ही पड़ता है, ठीक है, मानना ही पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पर राष्ट्रपति मान जाते हैं और राष्ट्रपति फिर नाम को आगे रेफर करते हैं, ठीक है, आप कर लीजिए। हमें समझ नहीं आता है कि यार कानून मंत्री की साइड से आप गुजार रहे हो, प्रधानमंत्री चला गया, आप बस ये खबर दे रहे हो कि यार ये आने वाला है, कि ये नेक्स्ट जो डी.वाई. चंद्रचूड़ ये आने वाले, इनके टाइम में भी यही सब कुछ हुआ, लॉ मिनिस्ट्री, प्रधानमंत्री, फिर आपके राष्ट्रपति। हमें लगता है, मतलब जैसा लगता है, ठीक है, हो सकता है हम भी गलत होंगे, ठीक है, या सही भी होंगे। तो ये आपका हो गया इसके बारे में कुछ पॉइंट, ठीक है। तो आई होप कि टाइम तो सही है ना, एक बार टाइम देख लेते हैं। टाइम तो ऑलमोस्ट थोड़ा लग रहा है ये पूरा कंप्लीट नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये आपका अलग टॉपिक है और ये थोड़ा सा टाइम टेकन है, क्योंकि इसमें बहुत सारे इसमें कीवर्ड लिखे हैं। देखिए 2 स्लाइड है ना, 2 स्लाइड यानी कि हम कम से कम 10 से 15 मिनट तो टाइम लग जाएगा, कोई बात नहीं, इसको यहीं तक रखते हैं और नेक्स्ट क्लास में इसको हम करेंगे, अगला जो टॉपिक है। तो हम लोग इसमें बात कर चुके हैं बहुत सारे पॉइंट, और कुछ डाउट होगा तो आप अपने ऑफलाइन कमेंट में पूछेंगे हमसे, ठीक है। कुछ भी डाउट हो अपने ऑफलाइन कमेंट में पूछ सकते हैं, मेरी नज़र होती है, मेरी पेनी नज़र होती है आपके कमेंट पर, ठीक है, अच्छी कमेंट बुरी कमेंट। सर्वोदय बैच के बारे में यहाँ पर है, और अभी जो इसमें ऑफर्स अवेलेबल है वो आपके पास में 75% का है, जिसमें आपको IE75 कूपन कोड अप्लाई करना पड़ता है, और आपको ये अवेलेबल हो जाता है 4999 रुपीज़ में। फीचर्स की बात करें तो लाइव क्लासेस, PDF नोट्स, डे वाइज स्टडी प्लान, प्रैक्टिस सेशंस की बात करें, जूम डाउट सेशन की बात करें, ये भी आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। अगर बाय द चांस कि अगर आपको यहाँ पर 1 टाइम पेमेंट नहीं करने है ना, होता है कभी कभी, तो यहाँ पर आप ये कर सकते हैं कि इसमें आप EMI के जरिए आप इस चीज़ को अवेल कर सकते हैं 3 मंथ के लिए। आपको हर मंथ 2000
फिर एप्लीकेशन रिगार्डिंग की बात यह है कि अगर अभी तक आप डाउनलोड नहीं किया तो आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, और इसके लिए आपको प्ले स्टोर जाना पड़ेगा और यहाँ सर्च करना पड़ेगा एग्जामपुर। आपके पास एक इंटरफेस आएगा कौन सा, तो एग्जामपुर सरकारी नौकरी प्रेप, इंस्टॉल कीजिए, ओपन कीजिए, रजिस्टर कीजिए अपने नाम को, और इस तरीके से एग्जामपुर की तरफ से जो आपको जो फैसिलिटी दी जा रही है, जो भी प्रोविजंस है इसमें, वो आप इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। चाहे अनलिमिटेड क्विज की बात करें और फ्री प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में बात करिए, ऑल इंडिया स्कॉलरशिप टेस्ट के बारे में बात करें, या फिर फ्री पीडीएफ के बारे में बात करें, स्ट्रक्चर्ड पेड कोर्सेज, जॉब हिट्स के बारे में बात करें। बाकी अपने कुछ डाउट्स के लिए आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, हमारी टीम आपकी कॉल रिसीव करेगी। कभी कभी कॉल नहीं लगता है तो आप इस नीचे वाले नंबर पे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, ठीक है, हमारी टीम आपसे कॉन्टेक्ट कर लेगी। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, अगले मॉर्निंग की क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।